Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 आज हम चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 का पढ़ने वाले हैं एंड यूनिट 2 भी हम एकदम वन शॉट कवर कर लेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. तो हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं एंड कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं. अनसर्टेनिटी का मतलब, चूँकि चैप्टर का नाम ही है चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी, हमारा जो फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टिव है. ठीक है, मतलब हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है. तो अपनी जो भी सारी इंट्यूशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमको रिस्क के बारे में पढ़ना है. अब अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने MCQ करे होंगे, तो आप अपने जो भी आपको MCQ नहीं आता या फिर जिसको 50-50 आता होता है, तो उस केस में आप अपनी इंट्यूशन लगाते हो, रिस्क को बियर करते हो. उस टाइम पर आपका प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अगर मान लो आपको 50-50 है कि आपको दो ऑप्शन में से कन्फ्यूजन है, तो आप रिस्क बियर करते हो जिसमें 0.5 की प्रोबेबिलिटी होती है. तो आप यहाँ पर टोटली जो बात करने वाले हो वो बात करने वाले हो रिस्क की, कि यहाँ पर रिस्क आप किस तरीके से बियर करते हो. आप रिस्क एवर्स भी हो सकते हो. रिस्क एवर्स का मतलब है कि जो रिस्क से बचता है, रिस्क लेने से बचता है एंड वो कन्फर्म चीज़ें चाहता है अपनी लाइफ में. एंड रिस्क लविंग का मतलब होता है जिसको रिस्क लेना पसंद होता है एंड वो एडवेंचरस चीज़ें करना चाहता है, जैसे स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट करना. ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाती हैं. जो रिस्क लविंग है वो उसको प्रेफर करता है इन सारी चीज़ों को. नाउ कमिंग टू द रिस्क न्यूट्रल. रिस्क न्यूट्रल का मतलब है ना ही वो पर्सन रिस्क एवर्स है, मतलब ना ही वो रिस्क से डरता है, और ना ही वो रिस्क लविंग है. तो रिस्क का मतलब है कि हम क्या चीज़ देखेंगे रिस्क को मेजर करते हुए, कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं एंड प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं एंड इस कंसेप्ट को, फर्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ की कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू है. मान लो कि हमने दो आउटकम्स हैं हमारे, A एंड B, एंड A एंड B जो आउटकम्स हैं, यहाँ पे देखो, A एंड B जो आउटकम्स हैं उसमें से जो A आउटकम है वो हमें प्रॉमिस कर रहा है कि वो हमको $30 देगा, एंड B आउटकम हमको प्रॉमिस दे रहा है कि वो हमें $48 देगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम $48 की तरफ जो है इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि वो हमें ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफर कर रहा है, उसका पे ऑफ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट पेड बाय द आउटकम A, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है, इसलिए हम श्योर डिसीजन ले पा रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें. EV इक्वल टू सिग्मा 1 to n. ठीक है, PI/VI, यानी PI/VI का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों आउटकम्स का उनका सम कर दो. ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे EV यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करा है, तो 30 × 1.5 दैट विल बी माई 15, एंड 48 × 1.5 दैट विल बी माई 24, एंड दोनों को प्लस करा वो क्या आ गया आपका 39. तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी. नाउ कमिंग टू द वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी मीन्स वेरिएंस. ठीक है, मैं दूसरा नाम यहाँ पे लिख देती हूँ. दिस मीन्स वेरिएंस, कितना वेरिएंस है. ठीक है, तो अगर जो आउटकम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू से, या फिर जो पूरा केस है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से जितना दूर होगा, ठीक है, तो उसमें वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा. एंड जिस भी आउटकम का, जिस भी केस का आपका जो वेरिएंस है वो ज़्यादा होगा, तो मतलब हम रिस्की पोजीशन पर होंगे. अगर कोई इंसान रिस्क लविंग है तो उसी कंडीशन में वो उस आउटकम को प्रेफर करेगा. ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, वो आपका क्या होता है, ये. ठीक है, सो प्रॉपर नोट्स हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले एक्सपेक्टेड वैल्यू में लिया था, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट हुई दिख रही होगी. तो यहाँ पर हम इसी की हेल्प से वेरिएंस को कैलकुलेट करने वाली हूँ इसी केस में. तो सिग्मा VI मतलब ये टर्म्स, एंड EV मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो वेरिएंस को निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू का पता होना चाहिए, बिकॉज फार्मूले में वही आ रही है. तो उनका स्क्वायर इंटू PI. तो इस तरीके से हमने फार्मूले को ऑपरेट करा. VI मतलब 30 माइनस 39 का होल स्क्वायर इंटू इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी. तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर वेरिएंस निकाला जो हमारा 18 आ रहा है. ठीक है, सो इस तरीके से हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं. अब आता है कंसेप्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का.
एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मतलब हमें किसी भी आउटकम से कितनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिल सकती है, किसी भी एक केस से कितनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हम गेन कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो, इसका ये एग्जांपल अभी हम नहीं देख रहे हैं, आप ये वाला एग्जांपल देखो, बिल्कुल सेम मैं एक ही एग्जांपल की हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। तो देखो यहाँ पर हमको यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है √x, ठीक है। एंड हम यहाँ पर x की जगह आप vi की वैल्यूज़ को पुट करोगे, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन में, एंड उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके दोनों सिनेरियोज में इन दोनों को ऐड कर दोगे। जैसे कि मैंने x √x है तो उसकी जगह vi की वैल्यू रखी √30 इंटू 0.5 क्या है, इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो √48 है उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था पिछले में सिग्मा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गई। अब आता है डिसीजन मेकिंग। हमको 2 सिनेरियोज दिए गए, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसको 2 सिनेरियोज दिए गए, एक सिनेरियो ए है, एक सिनेरियो बी है। अब वो कंफ्यूज है कि मैं कौन से सिनेरियो को चूज़ करूं, ठीक है। तो वो किस फैक्टर्स के बेस पे देखेगा, तो इस इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। ये रिस्क एवर्स भी हो सकता है, ये रिस्क लविंग भी हो सकता है, ये रिस्क न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। बट अब हम देखते हैं कि वो किस फैक्टर पे डिपेंड होके अपना डिसीजन लेता है। जैसे कि मैंने केस 1 आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पर वेरिएंस आ रहा था 18। इसी तरीके से मैंने एक केस 2 और लिया है जिसमें मैंने आउटकम लिए हैं C एंड D, जैसे यहाँ पे A एंड B थे, ठीक है। एंड हमारा PI एंड VI इसमें भी है, क्लियर है। सो आपका जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल रही है वो आ रही है 19.6, तो इस डाटा की बेस पे आ रही है। वेरिएंस की जो वैल्यू है वो आ रही है 45.248। तो यहाँ पर जो वेरिएंस है इस केस के मुकाबले केस 1 के अकॉर्डिंग वो है कम। तो जिस भी केस का वेरिएंस कम होता है तो एक रिस्क एवर्स पर्सन उसी केस को प्रेफर करता है। रिस्क एवर्स मतलब जो रिस्क से बचता है, तो जिसका वेरिएंस कम है, तो अगर वो केस, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपका जिसका वेरिएंस कम होगा तो वो जो इंडिविजुअल होगा वो उसी को प्रेफर करेगा अगर वो रिस्क एवर्स है। तो यहाँ पर किस केस का आपका जो है वेरिएंस कम आ रहा है, वो आ रहा है आपका सेकंड केस का। तो यहाँ पे मैंने गलती से केस 1 लिखा है, यहाँ पे आप केस 2 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे केस 2 इज सेफ फॉर एनी रिस्क एवर्स पर्सन, एंड अगर वो रिस्क लविंग है तो वो केस 1 को प्रेफर करेगा। तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएंस वो डिसीजन ले सकता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी वो आपका डिसीजन ले सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस केस की भी, ये जो केस 2 मैंने लिया था उसकी भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ कमिंग टू द आपका रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क लविंग। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क लविंग। रिस्क एवर्स तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक इंडिविजुअल के रिस्क एवर्स। सबसे पहले तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो होगा आपका कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव आपको शेप दिख रही होगी, ठीक है। एंड इस सिनेरियो में आपका क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि आपका जो ग्राफ है वो कॉनकेव है। इसी तरीके से जो रिस्क लविंग होता है उसका ग्राफ यहाँ पर कॉन्वेक्स देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जो ग्राफ है वो रिस्क न्यूट्रल का बिल्कुल लीनियर ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 45 डिग्री लाइन। तो ये एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है रिस्क प्रीमियम का। रिस्क प्रीमियम मतलब अगर कोई इंसान रिस्क एवर्स है, वो रिस्क से बचना चाहता है, तो वो उस रिस्क से बचने के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना पे कर सकता है वो होता है रिस्क प्रीमियम। एंड उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला है U ऑफ EV माइनस RP इक्वल टू EU। EU मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, EV मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड RP मतलब रिस्क प्रीमियम। तो ये EV माइनस RP अगर आप किसी भी स्पेसिफिक आप यूटिलिटी फंक्शन में पुट करते हो एंड इसको EU के इक्वल रख देते हो तो आपका रिस्क प्रीमियम जो है वो निकल आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप आई होप कि आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। यहाँ पे हमने 3 केस ले रखे हैं, रिस्क एवर्स, रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल, ठीक है। तो रिस्क एवर्स के लिए जो यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो यूटिलिटी फंक्शन रहेगा वो रिस्क एवर्स के लिए क्या रहता है, कॉनकेव। रिस्क लविंग के लिए क्या रहता है आपका, कॉनकेव का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। रिस्क एवर्स के लिए आपका कॉनकेव हो गया, रिस्क लवर के लिए आपका रहेगा कॉन्वेक्स, एंड रिस्क न्यूट्रल के लिए आपका रहेगा ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है।
तो ये तो हो गया इतना बात। अब हम बात करते हैं कि यू ऑफ ई वी मतलब अगर हम यूटिलिटी फंक्शन में एक्सपेक्टेड वैल्यू को पुट करते हैं तो वो रिस्क एवर्स के केस में बड़ा होता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से। इसी तरीके से रिस्क लेवल के केस में वो क्या होता है, यू ऑफ ई वी इज़ लेस देन ई यू, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी से कम होता है। इसी तरीके से रिस्क न्यूट्रल अगर कोई है तो उसमें यू ऑफ ई वी इक्वल होता है ई यू के। रिस्क प्रीमियम यहाँ पर प्लस में आएगा यानी पॉजिटिव आएगा रिस्क एवर्स के केस में, रिस्क लेवर के केस में नेगेटिव आएगा, न्यूट्रल के केस में ज़ीरो आएगा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, देखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का आपका क्या मतलब है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है सी ई, इसका फॉर्मूला होता है सी ई इक्वल टू ई वी माइनस आर पी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर कहीं नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर जो ई वी सी ई है वो छोटा होगा ई वी से, रिस्क एवर्स रिस्क लेवर के केस में कैपिटल बड़ा होगा एंड रिस्क न्यूट्रल के केस में आपका इक्वल टू में होगा। एरोप्रेट कोफिशिएंट, एरोप्रेट कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है। एरोप्रेट का मतलब होता है अगर हम किसी यूटिलिटी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे एंड सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड करके माइनस का साइन लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो एरोप्रेट का कोफिशिएंट होता है वो आपका रिस्क एवर्स में होता है पॉजिटिव, रिस्क लेवर में होता है नेगेटिव एंड रिस्क न्यूट्रल में होता है जीरो। ठीक है, तो ये तो थी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको देखो ये चीज़ ना याद करनी पड़ेंगी। तो इसलिए थोड़ा क्विक लेक्चर इसलिए हुआ है क्योंकि ये चीज़ याद करने की है। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जो नीड थी वो यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड इसकी जो पीडीएफ है ये जो मैंने आपसे जिससे समझाया वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स।